नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन है, जहां नेता विरोधी दल अखिलेश यादव सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट क्यों? पिछले बजट का लगभग 65% पैसा खर्च नहीं हुआ है, आखिरी ये अनुपूरक बजट क्यों चाहिए? नया बजट भी आएगा है, सरकार ये विजिलेंस सरकार जो कहा वो नहीं करा, और ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए क्योंकि सरकार ने कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, जहां पर सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए अनुपूरक बजट को लेकर। पिछला बजट खर्च नहीं हुआ तो अनुपूरक बजट क्यों? तमाम आज देखा गया कि अखिलेश यादव की तरफ से ऐसे ही सवाल उठाए गए हैं और जोरदार हंगामे भी देखे गए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। तो पिछला बजट खर्च नहीं हुआ तो अनुपूरक बजट को लेकर आज विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, देखिए लगातार आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, वहीं पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी सवाल किए गए समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए, लेकिन अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे अनुपूरक बजट को लेकर। निश्चित नंदिनी, यहाँ पर सत्र था और सत्र के यहाँ पर अंतिम दिन था। अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश किया गया था। उसके माध्यम से यहाँ पर सरकार ने अपनी योजनाओं को विस्तार से कोई बताया है और किस तरह यहाँ पर खर्च करने वाले हैं और क्या कोई लाभ यहाँ पर अनुपूरक बजट के माध्यम से आम जनता को होने वाला है, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी सुरेश खन्ना के द्वारा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जिस तरह से सत्र होता है तो विपक्ष यहाँ पर हल्ला बोल करता है या विपक्ष से हल्ला बोल यहाँ करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने की। वहाँ पर अखिलेश यादव खुलकर यहाँ पर हमला बोलते कहा कि यहाँ पर सरकार की नीतियां केवल बेकार है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सपना दिखाया है। तमाम तरह के आरोप उन्होंने सत्ता पक्ष पर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार का कोई विजन नहीं है, दूरदर्शी सरकार ये नहीं हो सकती क्योंकि इसका कोई विजन नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते कहा कि 19वें नंबर पे हमारे देश में हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विस्तार करना पड़ेगा। तो सरकार ने जो भी पता जनता से किया था वो सब पूरा नहीं किया है और निश्चित रूप से जो आरोप की हम उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर भड़के नजर आएंगे, बड़े रूप अखिलेश यादव को यहाँ पर नजर आया। अखिलेश यादव ने खुलकर सत्ता पक्ष में गंभीर आरोप लगाया था कि सरकार केवल यहाँ पर जमीनों के लिए या जो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है, केवल और केवल जनता गुमराह कर रही है। स्मार्ट सिटी का सपना देखा केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप उन्होंने सत्ता पक्ष पर लगाए हैं और निश्चित रूप से इस पर जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव को पता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज अग्रणी स्थिति में आ चुका है और तमाम नए नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश बनाए गए और उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है और जल्दी यहाँ पर ये सपना भी पूरा हो सकेगा। नंदिनी जी, देखिए लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में तेजी से विकास हुआ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि सबसे अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको लगातार विपक्ष सवाल उठाए रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जवाब दिए हैं और जवाब के माध्यम से उन्होंने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने तमाम तरह के सरकार के काम भी गिना। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से लगातार विकास कर रहे, इस विकास की परिणति को देखा था, इस विकास की परिपाटी को देखते हुए यहाँ पर सरकार जनता ने हमको दोबारा 36 साल पर मौका दिया था कि दोबारा सत्ता की कुर्सी पे आसीन हुए। तो निश्चित रूप से जनता का ये आशीर्वाद जनता के लिए काम कर रहा है। ये भले ही बुढ़ापे में रहे, उत्तर प्रदेश कई उत्तर प्रदेश से जो आज कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकास की व्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, वो यहाँ पर लोग देख रहे हैं। चाहे समिट के माध्यम से हो, तमाम व्यवस्था के माध्यम से हो, हम लगातार प्रगति कर रहे हैं और शायद यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को नजर नहीं आता, उनको जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश इस समय कहाँ पहुंच चुका है। जी देखिए, शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही अनुपूरक बजट को लेकर सवाल जवाब हो रहे थे और अखिलेश यादव ने आखिर लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि अनुपूरक बजट क्यों? 65% बोल रहे हैं कि पैसे नहीं खर्च हुए हैं, फिर भी अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? देखिए नंदिनी, यहाँ पर बजट क्यों लाया गया है? बजट यहाँ पर एक उद्देश्य होता है, पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो पहले से बजट लाया गया था वो अब तक खर्च नहीं होता है, 50% ही बजट खर्च करता है, तो अनुपूरक बजट की व्यवस्था यहाँ पर करो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि अनुपूरक बजट में अगर हम देखें तो तमाम ऐसी योजनाएं है जो कि यहाँ पर पहले बजट में नहीं लाएंगी। तो निश्चित रूप से योजना के माध्यम से कुछ अलग ही परिपाटी सरकार यहाँ पर तय करनी चाहती है क्योंकि यहाँ पर 24 चुनाव है और चुनाव के पहले समाज के हर वर्ग जो उस समय बजट में छूट गए थे या उस तरफ ध्यान नहीं दे पाई थी, उस तरफ यानी कम ध्यान दिया था, वहाँ पर कम बजट निर्धारित किया था, तो उसको यहाँ पर अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जहां पर जोरदार हंगामा देखा गया। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, नेता सदन की तरफ से भी तमाम सवाल जवाब किए गए हैं। सदन में आज अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर तमाम सवाल किए हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जातीय जनगणना की आवाज सदन में गूंजी। शिवपाल यादव ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने सदन के बाहर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग कर ली है। और कहते हैं कि केंद्र का मामला मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल रहा था। और ये बहाने देते हैं केंद्र सरकार पर, जो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तो अभी आप समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने ये मांग की है कि केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन था, सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग कर दी है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जातीय जनगणना की आवाज सदन में गूंजी। शिवपाल यादव ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने सदन के बाहर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग कर दी, जिनको आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना का अहम मुद्दा था। जातीय जनगणना का मुद्दा जोरदार से उठाया जा रहा था। वहीं पर शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंशिमा तिवारी जुड़ चुके हैं। अंशिमा, देखिए, लगातार जातीय जनगणना मुद्दा विपक्ष की तरफ से सदन में उठाया जा रहा है। वहीं पर शिवपाल यादव ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफे की मांग कर दी है। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा सत्र में जो शीतकालीन सत्र उनका चला था, उसका जो आखिरी दिन था, वहीं पे महासचिव शिवपाल यादव ने केशव मौर्य को इस्तीफा देने के लिए बोल दिया है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना केंद्र का मामला है, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की बात ही नहीं सुनते हैं। तो उनकी जगह पे किसी पिछड़े या दलित वर्ग को लेना चाहिए जो उनके उत्थान की बात कर सके। ठीक है, देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है और क्या लगता है आगे और कितनी मांग तेज हो जाएगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक ही आता जा रहा है। आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? ठीक है, तो हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, नेता सदन की तरफ से शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद से इस्तीफे की मांग कर दी है और आज शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। तो शिवपाल यादव की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है। केशव प्रसाद के इस्तीफे की उन्होंने मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लेना चाहिए। देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के साथ जातीय जनगणना मुद्दे पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहा है। आज सदन में भी भारी हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन की तरफ से एक दूसरे पर सवाल जवाब करते हुए लोग नजर आए। आपको
शिवपाल यादव का एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और कहते हैं कि केंद्र का मामला मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल रहा था। और ये बहाना देते हैं केंद्र सरकार पर जो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। एक बार फिर से संवाददाता अंशिमा तिवारी की तरफ रुख करते हैं। अंशिमा, देखिए लगातार 2024 चुनाव का नजदीक आ रहा है, विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना की मांग तेजी से उठ रही है। जी अंशिमा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है। तो हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने निशाना साधा है और शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन था, जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल जवाब किया गया। अनुपूरक बजट को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सदन के पहले दिन देखा गया था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। तो आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा बनाया जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और लगातार विपक्ष इसकी मांग कर रहा है। तो शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जब इस्तीफा दे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से संवाददाता अंशिमा की तरफ रुख करते हैं। अंशिमा, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना मुद्दा तेजी से उठाया जा रहा है। जी 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 अंशिमा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? जी अंशिमा, देखिए 2024 जनगणना का मामला उठाया जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा शिवपाल यादव इसको मेन बना रहे हैं। उनके हिसाब से उप मुख्यमंत्री जो है केशव मौर्य, वो इस मामले पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से जनगणना केंद्र का मामला है। जी ठीक है। देखिए लगातार लेकिन विपक्ष की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी के तरफ से इसके बाद फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर दी। जी उनका कहना यही है कि अगर वो पिछड़े और दलित वर्गों के बारे में बात नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह पे किसी पिछड़े और दलित वर्ग को ही उठाना चाहिए उनके उत्थान के लिए। जी ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। रालोद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रालोद मंजीत सिंह, वेद प्रकाश शास्त्री और आरिफ महमूद ने जयंत चौधरी का साथ छोड़ दिया। इन सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रालोद के नेताओं के अलावा पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल, पंचायत राज अधिकारी से सेवानिवृत्त उमा शंकर मिश्रा और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई पार्टी के नेता, विधायक, सांसद और भाजपा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतना है। तो रालोद को बड़ा झटका लगा है। कई नेता रालोद का साथ छोड़कर अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कई बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी पार्टी है और वो 80 लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीट को लेकर चल रही है, जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में अब देखा जाए तो बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। बनवारी लाल कंछल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तमाम ऐसे बड़े नेता जो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल थे, अब वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले।
पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम नेता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। बीजेपी ने ये बड़ी सेंधमारी की है। चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीट को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में बड़ी सेंधमारी की गई है बीजेपी की तरफ से। कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल को ये बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें कि पूर्व रालोद के नेताओं के अलावा पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल, पंचायत राज अधिकारी से सेवानिवृत्त उमा शंकर मिश्रा और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कई पार्टी के नेता, विधायक, सांसद आज भाजपा में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतना है। तो राष्ट्रीय लोक दल के अलावा तमाम और अन्य दल के नेताओं ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी कर ली है और देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अन्य दलों को एक बड़ा झटका लगा है। जी देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हुई है वो काफी बड़े दिग्गज नेता हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें सांसद भी हैं और रालोद पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पे जो ज्वाइनिंग है उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि मैंने पीएम मोदी और सीएम की जो है परिश्रम को देख कर ही बीजेपी मैंने ज्वाइन कर किया है। और बनवारी लाल कंचन भी इसके अंदर शामिल हुए हैं जो आज जो है जो ज्वाइनिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नंदिनी, तो इसमें बड़ी सेंधमारी करी है और काफी बड़े दिग्गज नेता को ब्रजेश पाठक द्वारा जो है पार्टी ज्वाइन कराई गई है। जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है और अन्य दल भी हैं जो बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफ से मजबूत होती ही जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2024 की ही ये रणनीति है और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है और ये दो के लिए ही ये बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इससे पहले एक सांसद है, 2004 में जीते भी थे वो, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी काफी दिग्गज नेता हैं और रालोद के जो नेता हैं वो भी अच्छे पैमाने पे बड़ी अच्छी राजनीति करने वाले नेताओं को शामिल करने का मकसद ही यही है कि जैसा कि आपने कहा कि 2000 चुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इस पे रणनीति पे ये काफी कारगर साबित होगी और ये काफी फायदेमंद भी हो सकते हैं 2024 के चुनाव में। ठीक है। तो वैसे देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है अन्य दलों में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है, जिस तरीके से जो अन्य दल हैं उन अन्य दलों के लिए चुनौती तो बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब पार्टी के बड़े दिग्गज और अच्छे नेता पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक झटका तो लगा ही है और काफी नुकसान भी होगा। तो 2024 का जो चुनाव है वो 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी कोई भी कसर छोड़ दे रही है। साफ तौर पे ब्रजेश पाठक ने भी ये बात कही है कि 2024 में 80 के 80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर कार्य करेगी, हर मुद्दे पर देखेगी, हर एंगल पे देखेगी, जिसके क्रम में लगातार जो पार्टी के नेता हैं उनको ज्वाइन कराया गया है। जी आरएलडी के बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आरएलडी की तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आरएलडी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएलडी की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बयान अभी आएंगे काफी, क्योंकि देखिए अभी चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, उनके एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। अब 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव के बाद देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन अभी तैयारियां तो सभी पार्टियां मिलकर कर ही रही हैं नंदिनी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है और जो 5 राज्यों में ये चुनाव हुआ है इसके नतीजे भी बहुत अहम है। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी सेंधमारी में लगी हुई है।
ताकि कोई भी कमी न छूटे, क्योंकि जो अन्य नेता है, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी इससे नेता ज्वाइन कर रहे हैं और जो अन्य दलों से नेता छोड़कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं एक झटका पड़ सकता है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का मामला ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा। अभ्यर्थी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी और अजय राय से मिलने की मांग की है। पिछले कई दिनों से ये अभ्यर्थी इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए भाजपा कार्यालय गए, लेकिन वहां उन्हें इंसाफ की जगह लाठियां खाने को मिली। अभ्यर्थियों ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का ये पूरा मामला है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम उन्होंने आवास का घेराव भी किया। इसके पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कर रहे थे, इसके बाद डिप्टी सीएम के आवास को घेरा था, फिर अखिलेश यादव से लगातार मिलने की मांग कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, वो प्रियंका गांधी से मिलने की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से मिलने की उन्होंने मांग उठाई है। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का ये पूरा मामला है। लगातार उनको विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी देखा गया कि अभ्यर्थियों को आवास के जब वो प्रदर्शन करने जाते हैं तो आवास से उठाकर इको गार्डन भेज दिया जाता है। और अब देखिए, अभ्यर्थियों ने आगाह कर दिया है, सरकार अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने की मांग उठाई है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से उन्होंने मिलने की मांग उठाई है। लगातार अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। कई दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग लोगों से मिलने की मांग भी कर रहे हैं और उन्होंने इस बार आगाह कर दिया है सरकार को कि अगर वो उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास का वो घेराव करेंगे। तो प्रियंका गांधी से मिलने की मांग उठाई है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इसके पहले उप मुख्यमंत्री के आवास का उन्होंने घेराव किया था, अखिलेश यादव के आवास का भी उन्होंने घेराव किया था। अखिलेश यादव से मिलने की मांग उठाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें इको गार्डन भेज दिया था। फिर ओम प्रकाश राजभर से भी उन्होंने मिलने की बात कही थी। तो इसके पहले लगातार अभ्यर्थियों का आवास घेराव जारी है। वो अलग अलग पार्टी के अन्य लोगों से मिलने की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद आज उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर प्रियंका गांधी से मिलने की मांग उठाई है और उन्होंने सरकार को आगाह भी कर दिया कि सरकार अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों है? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी का मामला बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन किया है, विरोध जता रहे हैं और इस पर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, वो लगातार प्रदर्शन ही कर रहे हैं और आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने की मांग उठाई है। इस तरीके से बात की जाए, शिक्षक भर्ती जो नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फिर चाहे अभी बात की जाए, एक हफ्ता से लगातार उनका विरोध देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बीजेपी कार्यालय की बात की जाए, शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की बात की जाए, राजभर के आवास के घेराव की बात की जाए, या फिर सपा कार्यालय के घेराव की बात की जाए। पर अगर बात की जाए मायावती कार्यालय पे कल जिस तरीके से बैठक चल रही थी, उस दौरान भी शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे।
पहुंचे थे। और आज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे, उसके बाद एकाएक विधानसभा की तरफ सभी लोगों ने कूच कर दी थी। लेकिन उस दौरान पुलिस ने उनको कई जगह पे बैरिकेड लगा करके रोका था, लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार अब सड़कों पर उतर रहे हैं, जो उनका विरोध है वो एक विकराल रूप लेता जा रहा है। यानी कि उसमें यह कहा जाए कि जो उनकी संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है। फिर चाहे पेंशन बहाली को लेकर के, जिस तरीके से जो पेंशन बहाली वाले हैं वो भी लगातार इनको समर्थन देते हुए अपनी उसमें जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो बात की जाए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ जो पेंशन बहाली है, दोनों लोग एक साथ कनेक्ट होकर के लगातार विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे, तो जो पुलिस से अभी काफी नोकझोंक हुई थी। जी, देखा जाए तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बड़े नेताओं से मिलने की मांग कर रहे हैं, अपनी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कहीं ना कहीं हमारी आवाज को सुना जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है नंदिनी जी, जिस तरीके से ये अभ्यर्थी लगातार संघर्ष जो करते हुए नजर आ रहे हैं, उस मांग को लेकर के साफ तौर से कहा जा सकता है कि एक माह बीतने को है, क्योंकि इको गार्डन से लेकर के विधानसभा तक लगातार ये अपना विरोध दर्ज करते आ रहे हैं। चाहे सरकार पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, सभी के दरवाजों पर ये जा रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं। फिलहाल विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि इस मामले को लेकर के वो विधानसभा सत्र में आवाज उठाएगा। लेकिन आज विधानसभा सत्र का जो आखिरी दिन था, इसमें आवाज उठाई गई नहीं उठाई गई, क्योंकि इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार जो आवाज उठने की बात है, उन सभी संघर्षों के बीच आज एक बार फिर से जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो विधानसभा की तरफ कूच किए थे। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से पुलिस से काफी नोकझोंक हुई और फिर आखिरकार फिर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। फिलहाल ज्ञापन तो अभ्यर्थियों से ले लिया गया है और ज्ञापन के जरिए उनकी मांग को पूरी करने की बात की जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि वो केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको लिखित आश्वासन चाहिए कि उनको नियुक्ति दी जाएगी। जी देखिए, अब अभ्यर्थियों ने तो आगाह भी कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो मुख्यमंत्री आवास का वो घेराव करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे अगर पहले की बात की जाए, कुछ समय पहले की जिस तरीके से ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए, सीएम आवास के पास में ही ब्रजेश पाठक का आवास है, वहां पर घिराव किया गया था। उससे चंद कदमों की दूरी पर शिक्षा मंत्री की अगर बात की जाए, उनके आवास का भी घिराव किया गया था। उस दौरान भी पुलिस के काफी पसीने छूटे थे और नोकझोंक भी हुई थी, और उस दौरान काफी नोकझोंक के बाद उस सभी को हिरासत में लेने के बाद इको गार्डन भेजा गया था। लेकिन वो लगातार इको गार्डन से सड़क तक, विधानसभा तक कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।